हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। आज हम फिर से एक बार चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। चार्ट को एनालिसिस करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पे प्राइस मूवमेंट कैसा होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, चार्ट में एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी आज हम जानेंगे। चार्ट पे रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट रेशियो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने 4 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। मार्केट जैसे ही ओपनिंग होती है वैसे ही प्राइस यहाँ से गिर जाती है, बियरिश ट्रेंड में आ जाती है। ठीक है, तो जहाँ से प्राइस यहाँ पे गिरती है उसको यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट लेके वापस से यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, फिर देखिए प्राइस जैसे ही गिरी वापस से ऊपर की ओर मूव किया, फिर वापस से उसी लेवल पे दोबारा से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने। ठीक है, फिर वापस नीचे की ओर बियरिश ट्रेंड में आ गई और फिर से प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया। तो ये सपोर्ट कौन सा बना कि जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, जिस जगह पे प्राइस ने वापस से यहाँ पर सपोर्ट लिया था उसी लेवल के आसपास प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस हमेशा अपने जो पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस पर रिस्पॉन्स जरूर देता है। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। ये जो लेवल था 1 और 2, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, फिर प्राइस इसके ऊपर निकल गई, फिर वापस से पुल बैक लेके वापस से नीचे की ओर मूव किया। तो फिर क्या किया कि ये जो रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे एज ए सपोर्ट यहाँ पे प्राइस ने लिया। यहाँ पर प्राइस ने ये जो रेजिस्टेंस था इसको यहाँ पर सपोर्ट बना दिया प्राइस ने। ठीक है, फिर वापस से सपोर्ट बना के ऊपर की ओर मूव किया, फिर वापस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने इस वाले को। तो फिर से वापस से यहाँ पर एक सपोर्ट की ओर प्राइस ने मूव किया, दोबारा से सपोर्ट लेके प्राइस ने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस वापस से पुल बैक लेता है, ईएमए लाइन पर सपोर्ट लेके वापस से उस वाले लेवल पे दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस होगा। फिर वापस से प्राइस यहाँ पे स्ट्रांगली बियरिश ट्रेंड में नीचे की ओर प्राइस मूव कर जाती है। ठीक है, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे पैनिक सेलिंग आ जाती है तो कंटिन्यूसली बैक टू बैक यहाँ पे जो सपोर्ट्स थे, पुराने सपोर्ट थे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, उन सभी सपोर्ट को प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देती है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू। तो चलिए अब समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये मैंने 4 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया था। अब मैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिसमें हम समझेंगे कि हम कहाँ पे पॉसिबल ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आफ्टर मार्केट में हम पॉसिबल ट्रेड को स्टडी करके हम अपने ट्रेड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव और स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा न भी ले सके तो हमारा जो भी लॉस होगा वो छोटा सा ही होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, जब भी आप चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे जैसे कि मार्क किया है, ये जो राउंड सर्कल्स मैंने यहाँ पे एडवांस में मार्क किया है। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने यहाँ पे मार्क किया। पहले यहाँ पे बियरिश सिग्नल का यहाँ पे एरो मैंने मार्क किया, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल एरो मैंने मार्क किया। ये क्या दिखाता है कि जैसे ही बियरिश सिग्नल आया उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी वो ईएमए लाइन के नीचे बनी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया है। तो इसको हमें क्या करना है, 30 सेकंड टाइम फ्रेम में इसको चेक करना है, क्योंकि इसमें कौन सी कैंडल बन रही है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमको इम्पोर्टेंट 4 कैंडल को ही हमको यहाँ पे याद रखना है। पहला है हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, वो कब याद रखना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी, उसी को हमको याद रखना है। ठीक है, और 5वां है
पीपीएफ मॉडल, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने मार्किंग किया था वो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर यहाँ पे कहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है हमको, तो कि ये रहा, फर्स्ट में ही यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है। लेकिन शूटिंग स्टार कहाँ पे दिख रहा है, इस ईएमए लाइन से बाहर निकल रहा है। ये देखिए, इस ईएमए लाइन से बाहर शूटिंग स्टार निकल रहा है। तो ये कंसीडर नहीं करना है, हमको शूटिंग स्टार ऐसा चाहिए कि इन दोनों ईएमए लाइन को टच करे, ठीक है, ऐसा हमको शूटिंग स्टार देना है, दिखना है। क्योंकि जब भी कोई कैंडल इस दोनों ईएमए लाइन को टच करती हुई बनेगी, अथवा तो एक कैंडल एक ईएमए लाइन को तो ऑलमोस्ट टच करना ही चाहिए, तो उसमें क्या दिखाएगा, प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। ये सेलिंग है लेकिन इसका प्रेशर यहाँ पे नहीं है। जब प्राइस इस ईएमए लाइन के आसपास यहाँ कहीं पर कैंडल बनेगी तो इसका प्रेशर अच्छा होगा, मतलब कि यहाँ से सेलिंग स्ट्रांग आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये गलत था, ठीक है, ये शूटिंग स्टार। फिर बाद में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक पीपीएफ मॉडल हमको दिख रहा है। ये देखिए, एक यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ओके। ये देखिए यहाँ पर एक पीपीएफ मॉडल हमको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है कि फर्स्ट कैंडल के नीचे तो क्लोज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, इस ईएमए लाइन के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो देखिए जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हो गई तो यहाँ पे अपना एंट्री बनता और इस ईएमए लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस बनाते, ठीक है। फिर हम कहाँ पे एग्जिट ले सकते थे, तो देखिए जब प्राइस ईएमए लाइन को टच करे तब हमको एग्जिट ले लेनी है, ठीक है। अदरवाइज जब हमको बढ़िया सा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तब हमको एग्जिट ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर ईएमए लाइन को टच किया, लेकिन ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। देखिए टच किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। इसके बाद वाली कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। तो हम यहाँ पे ट्रेड, अगर हमें रिस्क नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होल्ड करने के बाद अगर हम यहाँ पर कहीं पे एग्जिट लेते हैं तो हमको इतना प्रॉफिट हमको मिल सकता था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले बुलिश सिग्नल में क्या होता है, यहाँ पे मैंने बुलिश सिग्नल बताया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईएमए लाइन के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। इसके बाद मैंने ये सेकेंडरी सिग्नल बताया, ठीक है। इस सेकेंडरी सिग्नल को क्या करना है, हमको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि ये जो सेकेंडरी सिग्नल है उसमें कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग के लिए कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तब हमको ऐसे केस में हमको होल्ड करना है, ठीक है। फिर वापस से आते हैं कि यहाँ पर प्राइस ईएमए लाइन के नीचे कहाँ पे जा रही है, तो फर्स्ट यहाँ पे गई और सेकंड यहाँ पे गई। फिर यहाँ से पुलबैक कहाँ ले रहा है, तो यहाँ से पुलबैक जब भी प्राइस ने लिया है, ये देखिए इस वाले लेवल से जैसे ही प्राइस ने पुलबैक लिया तो हमको क्या देखना है कि जो प्रीवियस हाई था, पुलबैक था, प्रीवियस जो पुलबैक था उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, तो कि यस इस पुलबैक के ऊपर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया कि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकती है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये पैनिक बाइंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल बन रही है। इसमें क्या होता है, कोइंसिडेंटली स्पाइक तो मिलती है, फिर उसी स्पीड से प्राइस गिर भी जाता है, ठीक है। और इस केस में क्या है कि यहाँ पर हमको सिग्नल तो मिला, लेकिन ऊपर एक और भी नजीक और भी पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी वजह से इस वाले ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे दूसरा एक सिग्नल हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको रिटेस्ट करके वापस से यहाँ पर सिग्नल दिया था,
तो ये सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम सेकेंडरी सिग्नल को यहाँ पे चेक करते हैं कि सेकेंडरी सिग्नल में कोई अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कोई अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे दिख नहीं रही है। ये एक पीपीएफ मॉडल है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर कहाँ दूसरा सिग्नल हमको मिल रहा है। देखिए, एक सिग्नल हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट सिग्नल ये रहा, दूसरा सिग्नल ये रहा। तो इस सिग्नल को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। चलिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट सिग्नल यहाँ है, सेकेंडरी सिग्नल यहाँ है, और फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है हमको, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास और ईएमए लाइन के पास यहाँ पर जैसे हमको ये सिग्नल मिलता है बाइंग सिग्नल, वैसे ही यहाँ पर एक सेकेंडरी सिग्नल भी हमको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जब भी माइक्रो टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, तो यहाँ पे एक सपोर्ट के पास यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो रही है, लेकिन इसके बाद कहाँ पे कोई हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी सी यहाँ पर हैमर कैंडल यहाँ पे दिख रही है हमको, और वो ट्रेंड लाइन के पास है और ईएमए लाइन के भी पास ही है, ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ट्रेड लेने की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे चेक करते हैं, तो फिर इसके बाद वाली कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं, और फर्स्ट कैंडल जो हैमर है उसके लो का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसका हम टारगेट सेट करते हैं। तो हम अच्छा से यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। जो अपना रिस्क होता है 9 पॉइंट का, मतलब कि 0.04%, और रिटर्न मिलता है 0.16%। 41 पॉइंट हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी हम होल्ड करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इससे आगे हमको बढ़ना हो तो हम पहले यहाँ पर 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी दूसरी 50% क्वांटिटी रहती उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद जो 50% क्वांटिटी रहती वो हम यहीं कहीं पे हम बुक कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखा, फिर वापस से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके इस ट्रेंड लाइन को वापस से रिटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे की ओर मूव किया, फिर वापस से उसी जगह जहाँ पे पुल बैक दिया था, ठीक है, स्विंग हाई था, उसी जगह प्राइस वापस से रिटेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। जैसे ही प्राइस इधर आती है तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे, वो प्राइस को नीचे की ओर पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ जैसे ही प्राइस नीचे की ओर मूव करती है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है, तो देखिए जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है तो जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसी पर सपोर्ट ले रहा है प्राइस, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस जो स्विंग हाई था वो एक रेजिस्टेंस बन गया, उसी जगह प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, तो ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन गया, ठीक है। और यही सपोर्ट वापस से प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले ट्रेड को हम यहाँ पे थोड़ा चेक करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन सकती थी या नहीं बन सकती थी। चलिए, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। पहले ये रहा, ओके, ये रही अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे सिग्नल हमको मिला, सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे मिला। इसके बाद हमको क्या देखना है कि कहाँ पे हैमर या कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है और कोई ट्रेंड लाइन के पास बन रही है, वो हम पहले यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, देखिए, तो इसको पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे बना है, लेकिन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जब भी प्राइस ने कैंडल ने इस वाले ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, इसके बाद ईएमए लाइन के नीचे जो भी पुश किया है, जो भी कैंडल ने ज़्यादा पुश किया है उसी को कंसीडर करना चाहिए। तो इस केस में क्या है, यही एक कैंडल है, दूसरी कोई कैंडल ही नहीं है,
ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर यहाँ पे बन नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे पुल बैक आया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस जगह पे हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ रिस्की, ये ट्रेड हो सकता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं इस वाली कैंडल के बाद और इस हैमर के लो का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और ये अपना जो रेजिस्टेंस था उसको हम यहाँ पे एज अ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते थे। कैसे कि यहाँ पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देनी थी। जैसे ही हमको ट्रेड को आगे ले जाना है तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देनी थी। ठीक है, इसके बाद ट्रेड को हम आगे ले जाते और हम इस किसी लेवल पे जब भी पुल बैक आता तब हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, एग्जिट ले लेते, सॉरी, यहाँ पे हम कहीं पे एग्जिट ले लेते, तो हम अपना ये इतना अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था। ठीक है, इसके बाद जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो क्या किया, ये वाली जो कैंडल है रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो अगर हम इसके पुल बैक पे एंट्री लेते तो उस पर हम ट्रेड ले सकते थे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है उसके पुल बैक पर प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हमको मिला नहीं है क्योंकि कोई कैंडल यहाँ पे ऐसी बनी नहीं है कि यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो हमको कैसी कैंडल चाहिए कि कोई हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश ट्रेंड में हमको मिलनी चाहिए। तो ऐसी कैंडल हमको कहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए, ये एक हैमर यहाँ पे हमको दिख रही है। तो इस हैमर पे हम अगर एंट्री लेते हैं तो हम यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक स्कैल्पिंग भी कर सकते थे। देखिए, इसके हैमर के नीचे लो और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट, तो ये छोटा सा यहाँ पे स्कैल्पिंग बन सकता था। ठीक है, फिर वापस से प्राइस यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। देखिए, जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है वापस से नीचे की ओर मूव किया, फिर वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। इसके बाद ईएमए लाइन के नीचे प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेलिंग सिग्नल यहाँ पे हमको मिल गया, एक सेलिंग सिग्नल मिल गया और ये सेकेंडरी सिग्नल हमको मिल गया। तो इसको चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड कैसे बन रहा है। देखिए, जैसे ही यहाँ पर सेलिंग सिग्नल बना, तो ये एक सेकेंडरी सिग्नल बन गया। इसके बाद हमको कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी, तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कि कोई बियरिश साइड हमें कोई शूटिंग स्टार दिख रहा है या कोई ग्रेवस्टोन डोजी दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी हमको ऐसी कोई ईएमए लाइन के पास टच करे ऐसी कोई कैंडल तो यहाँ पर हमको नहीं दिख रही, लेकिन हाँ यहाँ पर हमको दिख रही है इस वाली कैंडल पे। ये देखिए, यहाँ पर अच्छा सा हमको एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। ठीक है, तो इस वाली कैंडल पे हम एंट्री अगर लेते हैं, देखिए इस वाली कैंडल पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो इस कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, और नीचे हम अपने हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे होल्ड करते हैं तो हमारा लॉस हो जाता, क्यों, क्योंकि जब भी प्राइस रेंज में चली जाती है तो प्रीमियम डिके होता है। ठीक है, तो उस केस में हमको जब भी प्राइस साइडवेज चलने को लगे कि हाँ प्राइस अब रेंज में चल रही है, तभी हमको ट्रेड को कट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल बियरिश ट्रेंड में यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन स्लो मूव कर रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है। तो ऐसे केस में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब भी स्कैल्पिंग करनी हो तो मोमेंटम होना जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बिहाफ पे हम अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा टारगेट है तो हम 50% पहले बुक करेंगे, इसके बाद हम 50% को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे अपना जो हाफ प्रॉफिट है वो अपना सेफ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।